हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज मैं फिर से एक एग्जांपल लेके आई हूँ जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। एग्जांपल रहेगा वो मैक्सिमाइजेशन केस का एग्जांपल रहेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मेथड यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो मैक्सिमाइजेशन का है। देखिए, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है यहाँ पे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 6। और देखिए सेकंड कंस्टेंट क्या दिया है, 6x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 24 वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपना जो मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है उसके लिए यहाँ पे दो कंस्टेंट दिए हैं जो कि क्या है, लेस देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका निकालते हैं हम सॉल्यूशन। तो देखिए, जब हम इस टाइप का एग्जांपल सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड, तो सबसे पहला वाला स्टेप क्या होता है अपना, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये जो कंस्टेंट दिए रहते हैं इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो इनइक्वालिटी साइन होता है ना कंस्टेंट में, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वालिटी साइन में। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। जो कंस्टेंट्स होते हैं यहाँ पे, कंस्टेंट कौन से टाइप के हैं, लेस देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट से, तो इनको हमें कन्वर्ट करना है इक्वालिटी साइन में। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए अभी हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल को, मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2। ठीक है, अभी देखिए सब्जेक्ट टू x1 प्लस 3x2 प्लस s1 क्यों ऐड किया हमने, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो कंस्टेंट है इन इक्वालिटी साइन के, उनको हमें इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वालिटी साइन में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग द स्लैक वेरिएबल्स इन द कंस्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंस्टेंट में हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया है s1। अभी यहाँ पे हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6। ये आ गया अपना फर्स्ट कंस्टेंट। अभी देखिए सेकंड कंस्टेंट क्या है, 6x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 24। ये आ गया अपना सेकंड कंस्टेंट। ठीक है, तो जितने कंस्टेंट रहेंगे उतने नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी अपने एग्जांपल में दो कंस्टेंट्स थे तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक वेरिएबल तो ऐड कर दिए, तो यहाँ पे भी ये सेम स्लैक वेरिएबल्स हमको ऐड करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बाय विथ इक्वालिटी साइन को इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो अपने पास कंस्टेंट थे उसमें हमने ऐड किए स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, अभी वही स्लैक वेरिएबल्स हमको ऐड करने हैं इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ 0 कोएफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0s1 प्लस 0s2। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, टू obtain the initial basic feasible solution, we put x1 is equal to x2 is equal to 0। ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमको क्या मिल जाएगा, we get s1 is equal to 6 और s2 is equal to 24 और जेड मैक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे जेड मैक्स इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, टू ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी पुट x1 और x2 की वैल्यू क्या पुट की हमने, 0 पुट की इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, s1 की वैल्यू मिल जाएगी 6, s2 की वैल्यू मिल जाएगी 24 और जो अपना मेन अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जेड मैक्स, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे 0। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं बाय यूजिंग दिस कंस्टेंट्स। s1 s2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनको हम क्या बोलेंगे,
बेसिक वेरिएबल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। और x1 कॉमा x2 दैट ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इनको हम क्या बोलेंगे? x1 x2 को हम क्या बोलेंगे? नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो चलिए अभी बनाते हैं हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉलम आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? XB में हम क्या लिखेंगे? जितने भी अपने पास बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स आते हैं ना, वो सब हम यहाँ पे इस रो में लिखेंगे। तो अभी देखिए अपने एग्जाम्पल में बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या है? x1 x2 s1 और s2। तो हम सब क्या लिखेंगे? वो ये जो XB का रो है वहाँ पे हम लिखेंगे। तो क्या देखिए, x1 x2 s1 और s2, ठीक है। ये हो गया XB का रो। और अभी देखिए XB का ये जो स्पेसिफिक कॉलम है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बेसिक वेरिएबल्स लिखेंगे। तो बेसिक वेरिएबल्स अपने पास क्या है? s1 और s2। अभी देखिए CJ में हम क्या लिखेंगे? CJ में रहेंगे जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो अपने पास बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, उनके हम कोएफिशिएंट लिखेंगे CJ रो में, ठीक है। तो देखिए अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 4x1 प्लस 6x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? 4। x2 का क्या है? 6। s1 का 0, s2 का 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? XB का जो कॉलम है यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सिर्फ यहाँ पे हमने बेसिक वेरिएबल्स लिखे हैं। तो अपना जो एग्जांपल है वहाँ पे हमें दो बेसिक वेरिएबल्स मिले हैं, पहला है s1 और दूसरा है s2, ठीक है। तो देखिए s1 और s2 का कोएफिशिएंट क्या है? ये कोएफिशिएंट हम कहाँ से लिखेंगे? जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ से हम लिखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 और s2 के कोएफिशिएंट क्या है? 0 और 0। तो हम क्या पे देखिए CPI के कॉलम में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे s1 और s2 का, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपना जो फर्स्ट कंस्टेंट है, एक बार मैं देखिए फिर से बोल रही हूँ। CJ में क्या लिखा हमने? CJ रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अपने पास ये जो वेरिएबल्स थे बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2, उनके हमने कोएफिशिएंट लिखे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कहाँ पे लिखे? CJ के रो में लिखे। XB क्या रिप्रेजेंट करता है? इज द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। देखिए XB द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल्स है s1 और s2। और CB क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिक जो वेरिएबल्स है उनका कोएफिशिएंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अभी देखिए अपना फर्स्ट कंस्टेंट क्या है? x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 6। अभी x1 का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1, x2 का 3, s1 का 1 और s2 नहीं तो s2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे 0 लिखेंगे। और सॉल्यूशन में क्या वैल्यू लिखेंगे? यहाँ पे 6। तो देखिए फर्स्ट कंस्टेंट का कैसे लिखेंगे हम? x1 का कोएफिशिएंट है 1, x2 का है 3, s1 का रहेगा 1 और s2 नहीं तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 0, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम रहेगा, तो ये कौन सा कॉलम रहेगा? ये सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। अभी देखिए सेकंड कंस्टेंट क्या है? 6x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 24। तो x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 6, x2 का 1, s1 नहीं है तो s1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0, s2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पे s2 का कोएफिशिएंट 1 और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? 24। x1 का कोएफिशिएंट है 6, x2 का है 1, s1 का नहीं है कुछ भी तो लिखेंगे 0 और s2 का लिखेंगे 1 और सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे 24, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ZJ की वैल्यू निकालनी है, ZJ। तो ZJ की वैल्यू हम देखिए कैसे निकालते हैं? 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 6, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0। देखिए नेक्स्ट देखिए इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए कौन सा कॉलम है? x2 का कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 0
प्लस 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे भी देखिए 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0। यहाँ पे भी देखिए 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे भी देखिए सॉल्यूशन के कॉलम में 6 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 24 कितना आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, zj माइनस cj। अभी देखिए cj की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, तो 0 माइनस 4 कितना आ जाएगा -4। यहाँ पे देखिए 0 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। ठीक है, अभी देखिए कंडीशन क्या होती है, ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या होती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में, कि मैक्सिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या होती है कि zj माइनस cj इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि x1 का जो कॉलम है वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है -4 और x2 का जो कॉलम है वहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमें -6, यानी कि हमें दो वैल्यूज ऐसे हैं जो कि निगेटिव मिल रहे हैं। और ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या है कि zj माइनस cj शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो देखिए आगे प्रोसीड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कॉलम और की रो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कि कॉलम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, मोस्ट निगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है -4 और यहाँ पे क्या है -6, तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सी आ गई -6। तो हम ये वाला जो कॉलम है x2 का, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज अ की कॉलम। तो देखिए ये आ गया अपना मोस्ट निगेटिव वैल्यू, इसलिए ये क्या हो गया, अभी देखिए x2 को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, x2 को क्या बोलेंगे हम, की कॉलम। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए अपना सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी थी 6 डिवाइडेड बाय की कॉलम में आने वाली वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कितना है 24 डिवाइडेड बाय की कॉलम में आने वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया 24। तो यहाँ पे देखिए जब हम रेशो सिलेक्ट करते हैं तो मिनिमम रेशो सिलेक्ट करना रहता है। तो देखिए मिनिमम रेशो क्या आ गया यहाँ पे 2, तो ये क्या आ गया, इस पर्टिकुलर रो को हम क्या बोलेंगे की रो में कौन सी वैल्यू मिल रही है हमें, S1 की वैल्यू मिल रही है। तो देखिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो x2 को क्या बोलेंगे हम की कॉलम और S1 को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे ये जो रो है इसको बोलेंगे हम की रो। और देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना उसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। तो की एलिमेंट की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। ठीक है, तो देखिए x2 वेरिएबल को हम बोलते हैं एंटरिंग वेरिएबल और S1 को बोलते हैं लिविंग वेरिएबल और 3 को क्या बोलेंगे हम, की एलिमेंट। कौन सा आ गया अपना एंटरिंग वेरिएबल आ गया अपना, यहाँ पे देखिए एंटरिंग वेरिएबल कौन सा आ गया x2, लिविंग वेरिएबल कौन सा रहेगा S1। वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, किसके लिए नए वाले वैल्यूज निकालेंगे हम, जो अपना एंटरिंग वेरिएबल है x2 उसके लिए हम अभी नए वाले वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी नए वाले वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, तो एंटरिंग वेरिएबल होता है, एंटरिंग वेरिएबल कौन सा अपने यहाँ पे x2, तो उसका वैल्यू देखिए वहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, ओल्ड वैल्यू ऑफ S1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अभी देखिए जो S1 था अपना ओल्ड वेरिएबल, उसकी देखिए ओल्ड वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी 13106। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, यानी कि कैसे आएगा 1/3, कैसे लिखेंगे हम 1/3 ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट है ना, ओल्ड वैल्यू क्या आ गई 1, की एलिमेंट क्या आ गया 3। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा 3/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1।
नेक्स्ट देखिए 1/3 0/3, 1/3 0/3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखिए 6/3 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये वाले नए वाले वैल्यूज हम कहाँ पे लिखेंगे अभी, जो अपना एंटरिंग वेरिएबल है। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, S1 क्या है अपना लिविंग वेरिएबल, अभी S1 की जगह पे कौन सा आएगा, एंटरिंग वेरिएबल आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखे थे, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स लिखे थे और उनका कोएफिशिएंट लिखा था। S1 का कोएफिशिएंट था 0 और S2 का था 0। कहाँ से लिखा था हमने, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। अभी लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, S1 की जगह पे आ रहा है x2, यहाँ पे आ रहा है x2 और प्रीवियस वाला जो वेरिएबल था S2 एज इट इज आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अपने पास बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से थे, x1, x2, s1 और s2, और यहाँ पे उनका कोएफिशिएंट लिखा था हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन थे। x1 का कोएफिशिएंट क्या था अपने पास 4, x2 का था 6, s1 का था 0 और s2 का था 0। ठीक है, अभी देखिए s2 का जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज आ जाएगा 0, लेकिन x2 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 6। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखिए हमने जो अपना एंटरिंग वेरिएबल है उसके नए वाले वैल्यूज निकाले। तो देखिए पहली वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/3, तो 1/3। नेक्स्ट देखिए क्या आ गया 1, नेक्स्ट देखिए 1/3, नेक्स्ट क्या है 0 और यहाँ पे देखिए 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो अपना नया वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल लिए। अभी देखिए जो अपना नया बेसिक वेरिएबल है S2, तो S2 की वैल्यूज अभी कभी कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए हमें ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए S2 की ओल्ड वैल्यूज क्या क्या थी, यहाँ पे देखिए S2 की वैल्यूज क्या क्या थी 6, 1, 0, 1, 24। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड वैल्यू सब लिख के लेती हूँ। क्या क्या है देखिए 6, 1, 0, 1, 6, 1, 0, 1, 6, 1, 0, 1, 24, 24। ठीक है, देखिए ओल्ड वैल्यू माइनस, मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मतलब ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, आप चाहो तो इंडिविजुअली एक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मेरा अपना खुद का तरीका है, इसकी वजह से मैं ये एग्जांपल जो है वो फास्टली में सॉल्व करती हूँ। तो आप अगर चाहो तो इंडिविजुअल एक वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू लिख के लिए S2 के ओल्ड वैल्यूज, उसके बाद में हमें क्या करना है देखिए यहाँ पे की एलिमेंट तो अपना सेम ही है। की एलिमेंट क्या है अपने पास, देखिए जो की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था 3, तो वो क्या है अपना की एलिमेंट। तो यहाँ पे की एलिमेंट सेम ही रहेगा, तो मैं क्या करती हूँ वो भी यहाँ पे लिख के लेती हूँ 3, हर जगह पे 3, 3। ठीक है, अभी देखिए 6 पहला वाला ओल्ड वैल्यू अपना क्या है 6। देखिए फार्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अभी देखिए आप टेबल में ओल्ड वैल्यू क्या है 6, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 1 और की रो वैल्यू है 1। आगे ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए कि कॉलम वैल्यू और की रो वैल्यू हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो अपना की रो है और की कॉलम है ना, वहाँ से हमें वो की रो और की कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है अपने पास 6, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कौन सी है 1, की रो वैल्यू कौन सी है 1 और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट यानी कि 3, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कैसे आ जाएगा 6 माइनस 1/3। तो कैसे 6 माइनस 1/3, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा ये 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 17/3। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू क्या है 1, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है,
अभी देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है, नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू क्या है अपने पास 1, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी उसके लिए 1 और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो कैसे आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 1 और की करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या है 3, 1 इंटू 3। तो देखिए कैसे आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है 0, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 1 और की रो वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए माइनस 1 बाय 3। अभी देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है 1, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 1 और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या है 0, 1 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अभी देखिए लास्ट देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है 24, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 1 और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या है 6। ठीक है 24 माइनस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कैसे आ जाएगा 24 माइनस 6 बाय 3 इज इक्वल टू देखिए 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22। ठीक है तो ये सारे जो वैल्यूज़ मिले हैं अपने S2 के नए वाले वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे अभी ये जो अपना टेबल है इटरेशन 1, तो यहाँ पे हम वो सारी वैल्यूज़ अभी पुट करेंगे। देखिए पहली वैल्यू क्या मिल गया हमें 17/3, 17/3। नई वाली वैल्यूज़ 0 माइनस 1/3, माइनस 1/3, 1 और 22, 1 और 22। ठीक है तो ये मिल गई हमें नए वाले वैल्यूज ऑफ S2। ठीक है अभी देखिए हमें क्या निकालना है ZJ। तो ZJ की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम 6 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 17/3। ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अभी नेक्स्ट देखिए 6 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा 6। ये देखिए 6 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये वैल्यू तो देखिए 0 इंटू माइनस 1/3 तो ये 0 आ जाएगी, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा ये 2। यहाँ पे भी देखिए 6 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 22 कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। क्या आ गई यहाँ पे Z की वैल्यू 12 आ गई है। ठीक है अभी देखिए हमें नेक्स्ट क्या निकालना है यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालना है। तो देखिए 2 माइनस 4 कितना आ गया -2, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, 0 माइनस 0 कितना आ गया 0। अभी देखिए ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या होती है देखिए ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या होती है ऑल ZJ माइनस CJ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन वी गेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हियर वी गेट वन नेगेटिव वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो ZJ माइनस CJ की जो हमने वैल्यूज निकाली, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू तो हमें क्या मिल रही है यहाँ पे निगेटिव मिल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं हम हियर वी गॉट वन नेगेटिव वैल्यू देयरफॉर वी नीड टू प्रोसीड फर्दर। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा एंटरिंग वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिविंग वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ेगा और की एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम की कॉलम कैसे निकालेंगे। देखिए जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी रहती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही नेगेटिव वैल्यू, तो हम इसी की वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमें किसके लिए मिल रही है x1 के लिए मिल रही है। ठीक है तो हम x1 को क्या बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है अभी देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशो फाइंड आउट करना है। तो रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सॉल्यूशन की वैल्यू 2
डिवाइडेड बाय 1/3। तो इसको अगर रेशो फाइंड आउट करना है तो रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन की वैल्यू क्या अपने पास 2 डिवाइडेड बाय 1/3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने पास? 6 मिल जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है? 22 डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर कॉलम में आने वाले वैल्यू कितनी है? 17/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा? 66 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, कॉलम सिलेक्ट करते हैं ना तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी रहती है। ठीक है, और जब हमें की रो सिलेक्ट करना रहता है तो हम रेशो में से जो मिनिमम रेशो है ना उसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम रेशो कौन सा आ जाएगा? 6 आएगा कि 66 डिवाइडेड बाय 17 कौन सा आएगा? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 66 डिवाइडेड बाय 17। ये क्या है अपना मिनिमम रेशो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? S2 इज अ लिविंग वेरिएबल। x1 क्या है अपने पास? एंटरिंग वेरिएबल है, और S2 क्या है? लिविंग वेरिएबल है। और की एलिमेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 17/3। की एलिमेंट की वैल्यू किसको बोलते हैं हम? की कॉलम और की रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? की एलिमेंट। तो की एलिमेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 17/3। ठीक है, तो चलिए अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा? नेक्स्ट टेबल बनाना पड़ेगा इटरेशन 2 का। देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास? एंटरिंग वेरिएबल क्या है? x1 है, लिविंग वेरिएबल क्या है? S2, और पिवोट की यानी कि की एलिमेंट क्या है? 17/3। अभी देखिए हमें क्या करना है? एंटरिंग वेरिएबल यानी कि x1 की वैल्यूज निकालनी है, नए वाले वैल्यूज। तो देखिए कैसे रहेगा फार्मूला? ओल्ड वैल्यू ऑफ S2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अभी देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है S2 की? 17/3, 0 माइनस 1/3, 1 और 22। ये क्या है? ओल्ड वैल्यूज है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सब ओल्ड वैल्यूज लिख के लेती हूँ। पहला क्या है? 17/3, दूसरा है 0, नेक्स्ट क्या है? माइनस 1/3, 1 और 22। ठीक है, ये क्या हो गए? ओल्ड वैल्यूज है। डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें यहाँ पे? की एलिमेंट। की एलिमेंट की वैल्यू अपने पास क्या है? 17/3। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 17/3। 17/3 इज इक्वल टू यहाँ पे 17/3 डिवाइडेड बाय 17/3, और यहाँ पे भी करेंगे डिवाइडेड बाय 17/3। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 17 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 3, इसको कैसे लिखेंगे हम? 17 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 17। तो ये देखिए कट हो गया पूरा, तो और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अभी नेक्स्ट देखिए 0 डिवाइडेड बाय 17/3, इसको अगर सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए -1/3 इंटू 3/17, ये 3 कट हो गया, आंसर क्या आ गया इसका? -1/17। और ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 17/3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 3/17। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/17। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है? 22 डिवाइडेड बाय 17/3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इज इक्वल टू 22 इंटू 3/17। तो ये कितना आ जाएगा? 66 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो ये क्या किया हमने? अपना जो नया एंटरिंग वेरिएबल है x1, तो उसके लिए हमने यहाँ पे नए वाले वैल्यूज निकाले। तो पहले वाले वैल्यू मिल गए 1, नेक्स्ट है 0, -1/17, 3/17 और 66/17। तो हम क्या करते हैं? अभी अपने टेबल में ये वैल्यूज लिख के लेते हैं। अभी देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 4, और x2 का कोएफिशिएंट क्या है? 6। ठीक है, अभी कौन से वाले वैल्यूज निकाले हमने? x1 के लिए वैल्यूज निकाले, बराबर। तो देखिए x1 की वैल्यूज क्या है? 1 0 1 0
-1/17, 3/17 और 66/17। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, अपना जो नया वाला वेरिएबल है कौन सा, x2। x2 के लिए अभी हमें वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो देखिए जो प्रीवियस हमने फार्मूला यूज किया था, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये फार्मूला यूज करके हमें अभी x2 की वैल्यूज निकालने हैं। तो चलिए अभी वैल्यूज निकालते हैं हम। देखिए ओल्ड वैल्यू किसके लिए निकालना, हमें x2 के लिए निकालना हमें। देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है, 1/3। ओल्ड वैल्यू आ गई 1/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू। तो देखिए करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 17/3, और करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। 1/3 इंटू 17/3, 1/3 इंटू 17/3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो की एलिमेंट की वैल्यू क्या है अपने पास, 17/3, 17/3। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 1/3 माइनस 17/9 डिवाइडेड बाय 17/3। तो ये कैसे लिखेंगे हम, 1/3 माइनस 17/9 इंटू 3/17। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 17 कट हो गया, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 1/3 माइनस 1/3। तो कितना आ गया ये, 1/3 माइनस 1/3 0 आ गया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू x2 को देखिए, ओल्ड वैल्यू क्या है 1, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 1/3, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या है 0, और की एलिमेंट की वैल्यू क्या है 17/3। ओल्ड वैल्यू क्या 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/3, रो वैल्यू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 17/3। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 1। अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -1/3। अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कितना है 1/3, की करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू देखिए, कॉलम करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इसके लिए कॉलम वैल्यू क्या है 1/3, और की रो वैल्यू क्या है -1/3। तो 1/3 इंटू -1/3, 1/3 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 17/3। तो देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, 1/3 माइनस, तो देखिए ये कितना आ जाएगा -1/9 डिवाइडेड बाय 17/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कैसे आएगा, 1/3 माइनस 1/9 इंटू 3/17। तो 3 3 ज़ा 9 बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 माइनस, ये माइनस है ना, अंदर भी क्या आ जाएगा -1/51। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 51, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 51। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, ओल्ड वैल्यू है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है 1/3, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या है 1, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 17/3। तो कितना आ जाएगा -1/3 इंटू 3/17, यानी कि -1/17। अभी नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है 2 माइनस
करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है इसके लिए 1/3 और की रो वैल्यू क्या है 22, 1/3 इंटू 22, 1/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 17/3। तो कैसे देखिए 2 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 17/3। तो कैसे लिखेंगे 2 माइनस 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 17, 3 कट गया तो 2 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 17। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया x2 की वैल्यूज निकाल ली। तो ये सारे वैल्यूज अभी हम क्या करेंगे, पहला देखिए पहला वैल्यू क्या आ गया 0, सेकंड वैल्यू मिल गया 1, थर्ड वैल्यू देखिए क्या मिला है हमें 18/51, नेक्स्ट वैल्यू क्या है -1/17 और लास्ट वैल्यू मिला है हमें 12 डिवाइडेड बाय 17। तो ये सारे वैल्यूज अब हम क्या करेंगे अपने टेबल में फिल करके लेंगे। तो अभी देखिए हमने क्या किया यहाँ पे अपने जो नए वाले वैल्यूज थे x2 के नए वाले वैल्यूज अभी हमने यहाँ पे लिख के लिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, हमें क्या निकालना है ZJ की वैल्यू निकालनी। तो ZJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे 6 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 कितना आ जाएगा 6। अभी नेक्स्ट देखिए 6 इंटू 6/17 प्लस 4 इंटू -1/17। क्या बोला मैंने, देखिए एक बार फिर से 6 इंटू 6/17 प्लस 4 इंटू -1/17। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो ना तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए 6 इंटू -1/17 प्लस 4 इंटू 3/17। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6/17। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 इंटू 12/17 प्लस 4 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 17। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए जेड की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या कितनी मिल जाएगी 336 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अभी उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ZJ की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। यहाँ पे देखिए 32 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 17। नेक्स्ट देखिए 6 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अभी देखिए आप फिर से ऑप्टिमलिटी की कंडीशन चेक करनी है। तो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या होती है ऑल ZJ माइनस CJ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप अभी इस टेबल में अपना जो सेकंड इटरेशन है तो वहाँ पे देख सकते हो कि जो हमें वैल्यूज़ मिली है ZJ माइनस CJ की, तो वहाँ पे सब वैल्यूज़ हमें क्या मिली है 0 और पॉजिटिव मिली है। यहाँ पे हमें एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं मिली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम अभी ऑप्टिमलिटी तक पहुँच गए हैं। तो अभी हमारा ये क्या है फाइनल सॉल्यूशन है। तो फाइनल सॉल्यूशन में हमने Z मैक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है Z इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 17। current solution is optimum solution, optimum solution। ठीक है, therefore x1 की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी मिली है अपने पास 66 17। x2 की वैल्यू मिल गई अपने पास 12 डिवाइडेड बाय 17 और Z मैक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 336 डिवाइडेड बाय 17। तो ये आ गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू।